चलिए, आज की बड़ी खबर यह है कि स्थानीय नीति को लेकर एक बार फिर राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जहां 1932 का खतियान लागू करने की बात कही, तो बीजेपी भी आक्रामक तेवर में है और सरकार के विरोध में उतर गई है। झारखंड में स्थानीय नीति पर एक बार फिर संग्राम छिड़ने के आसार दिख रहे हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने झारखंड में 1932 के खतियान को लागू करने का बयान क्या दिया। बीजेपी ने भी इस पर आक्रामक तेवर अपना लिया और एक महीने में स्थानीय नीति को बदलने की चुनौती भी दे डाली। एक तो पहला प्राथमिकता 1932 के खतियान, दूसरा है जो पहली चुनाव हुआ था, सर्वे होता 1952 में। यदि 1952 में यहाँ सर्वे हुआ है, वोटर लिस्ट में यहाँ नाम है, तो उसको भी माना जा सकता है। ये आधार हमने अपना ओपिनियन दिया है। नियमावली बनाने के लिए हम लोग तत्पर है। हम 1932 का हैं, पचदर हैं और रहेंगे। हेमंत सोरेन जी की सरकार स्थानीय नीति को लेकर के झुंझुना बजाने का काम कर रही है। आपको स्मरण खाली कराते हैं कि अर्जुन मुंडा जी की सरकार को गिराया इसलिए था झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कि स्थानीय नीति उनको पसंद नहीं आई थी। आज उनकी वर्तमान में उनकी सरकार है और वो घोषणा करें कि एक महीने के अंदर हम स्थानीय नीति को परिभाषित करके जनता के बीच में ले जाएंगे। वहीं स्थानीय नीति पर जगन्नाथ महतो के बयान का बचाव करते हुए जल संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि बीजेपी जेएमएम पर बेवजह ही बाहरी भीतरी का आरोप लगाकर पार्टी को बदनाम करती है। मंत्री का कहना है कि झारखंड सबों का है, लेकिन प्रदेश का निर्माण जिनके लिए हुआ उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। पार्टी का यही मत है। पक्ष के लोग दुष्प्रचार करते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बाहरी और भीतरी की राजनीति करती है। ऐसा कभी नहीं है, कतई नहीं है। ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है। सभी चीज़ों में समान रूप से सभी नागरिकों का हक अधिकार है यहाँ राज्य में, लेकिन जो मौलिक अधिकार है उसका हनन न हो, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सोच है। बहरहाल स्थानीय नीति पर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्माती नजर आ रही है। रघुवर सरकार की ओर से स्थानीय नीति लागू किए जाने पर जेएमएम ने उस वक्त विरोध भी जताया था, लेकिन अब बड़ा सवाल है कि सत्ता पर काबिज जेएमएम क्या स्थानीय नीति में बदलाव कर पाएगी। लेकिन पार्टी के नेताओं के बयान ये इशारा जरूर कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसे लेकर कोई फैसला लेने का दबाव सरकार पर जरूर है। बोकारो से ज्ञानेंदु के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो झारखंड में सत्ता बदलने के बाद अब बंगले पर बवाल भी बढ़ रहा है। दरअसल पिछली सरकार में शामिल कुछ पूर्व मंत्री और विधायक अब भी सरकारी आवास में जमे हुए हैं और ऐसे में भवन निर्माण विभाग ने उन सभी पूर्व मंत्रियों और विधायकों से आवास खाली कराने का फैसला लिया है। भवन निर्माण विभाग इसके लिए प्रशासन की मदद लेने जा रहा है। लिस्ट में पूर्व मंत्री रणधीर सिंह, अमर बावरी के अलावा विधायक नवीन जायसवाल, विरंची नारायण, पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर और पूर्व विधायक सीमा महतो के नाम शामिल हैं। कल से सभी आवास को खाली कराने की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी, ऐसी संभावना है। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि 6 महीने का वक्त बीत चुका है और ऐसे में इन मंत्रियों को आवास खाली करना चाहिए। रह जाने के बाद 5 साल 7 साल शिफ्ट करने में तो कठिनाई है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन एक समय होना चाहिए। जो समय हमें मुझे लगता है कि पर्याप्त समय, चाहे जो विधायक या मंत्री जो भी उस भाषा जो डेरा को अभी तक ऑक्युपाई करके रखा है, तो हमको लगता है कि बहुत लंबा समय होगा। 6 महीना गुजर गया है। इसीलिए सत्ता विधायक हो, चाहे एक्स मिनिस्टर हो, चाहे और कोई हो, उसका आवास खाली कर देना चाहिए। कोरोना संक्रमण के दौर में राजनीतिक पार्टियां डिजिटल मोड में आ गई हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी खुद को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उतारकर पार्टी को नई दिशा देने में जुटी है। जेएमएम महासचिव ने बताया है कि महामारी काल में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए पार्टी गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है, जिसका लाभ भी मिल रहा है। सभी लोग इस संवाद से जुड़ रहे हैं और उनको एक बात बताई जा रही है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के द्वारा जो कामकाज किए जा रहे हैं, वो धरातल तक कैसे पहुँचे, कैसे सरकार और संगठन के बीच में संवाद स्थापित हो, एक समन्वय स्थापित हो, इस दिशा में निर्देश भी उनको दिए जा रहे हैं और उसका लाभ भी पार्टी को मिल रहा है, सरकार को भी उसका लाभ मिल रहा है और राज्य की जनता
जो अपेक्षा इस सरकार से करती है, हेमंत सोरेन जी से, माननीय गुरु जी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, उस अपेक्षा को हम पूरा करने में सफल हो रहे हैं। आरजेडी के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश आरजेडी कार्यालय में खासी गहमा गहमी देखने को मिली। प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने झंडोत्तोलन किया, 24 पाउंड का केक काटा और पार्टी के स्थापना दिवस को मनाया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने झारखंड के बाद बिहार चुनाव में भी पार्टी की जीत के झंडा गाड़ने की बात कही। स्थापना दिवस के दौरान कई लोगों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। वो सपना संजोए बैठे हुए हैं। आने वाला चीन में हम लोग यहाँ जो झारखंड में चुनाव हुई और महागठबंधन के चुनाव में हम लोगों ने जो राष्ट्रीय जनता तांत्रिक के गठबंधन सरकार को हम लोग परास्त करने का काम किया, उसी तरह बिहार में भी हम लोग जो है जो वहाँ जो चुनाव होगी और तमाम गरीब लोग एकत्रित होकर के वहाँ की जो डबल इंजन की सरकार है उसको भी परास्त करने का काम करेगी। रांची के रातू रोड स्थित महानगर कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें नवनिर्वाचित महानगर अध्यक्ष के गुप्ता को पार्टी नेताओं ने सम्मानित किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और सांसद संजय सेठ और कई नेता मौजूद थे। की ओर से उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई, प्रदेश के ओर से उनको जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और ऐसे शुभ अवसर पर मुझे उपस्थित रहने का सौभाग्य मिला। मेरी शुभकामना है कि नए जिलाध्यक्ष यश और कीर्ति और पार्टी का जनाधार बनाने में अपना योगदान। जो प्रदेश की ओर से जो कार्यक्रम दिया जाएगा उसको प्रत्येक बूथों में कैसा हम अच्छा से अच्छा ढंग से कार्यकर्ताओं के सहयोग से कर सके, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार में बवाल हो गया। स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट में जुटे स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया, विरोध किया। मरीज के शव का अंतिम संस्कार करने का विरोध करने लगे। सूचना मिलते ही मौके पर सिटी एसपी, एसडीओ समेत कई थाना प्रभारी, पुलिस बल की तैनाती की गई, लेकिन लोगों का विरोध जारी रहा। इसके बाद पुलिस ने लाठी चलाई। इससे नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ 6 जवान चोटिल हुए हैं। वहीं पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को हटाया और अंतिम संस्कार करवाया। व्यक्ति हुई थी, आज आपने पेपर वगैरह में भी देखा होगा, कल ही कुछ आशंका व्यक्ति हुई थी कि दुलाल भैया के कुछ सहयोगी लोग यहाँ पे विरोध करेंगे और उनको समझाने का भी प्रयास किया गया है। आज भी इन्हें समझाया गया है, तो फिर उसके बाद अंत में जाकर के दाह संस्कार। ये संदेह है कि क्या यहाँ संस्कार होने से कोरोना इधर फैल सकता है, इस चीज़ का एक लोगों का तो आशंका है, मगर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जितने प्रोटोकॉल्स हैं वो कंप्लीट फॉलो करें, कहीं भी कोई खतरा नहीं है। बिसाइड्स यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल वाला क्रीमेशन हो रहा है, तो उसमें धुआं वगैरह भी नहीं होता, बहुत कम होता है, बहुत कम समय में उसको खत्म हो जाता है, तो ऐसा कोई खतरा। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स और सदर अस्पताल के ब्लड बैंक पर कोरोना काल का असर पड़ा है। सदर अस्पताल का ब्लड बैंक जहां लगभग खाली हो चुका है, वहीं रिम्स के ब्लड बैंक में भी खून की कमी है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रक्तदान की अपील की जा रही है। कोरोना काल में अस्पताल और ब्लड बैंक भी प्रभाव से अछूता नहीं है। रिम्स के ब्लड बैंक में खून की कमी के चलते अधीक्षक को रक्तदान के लिए विशेष अपील करनी पड़ रही है, तो सदर अस्पताल के नए ब्लड बैंक में भी खून की कमी हो रही है। ज्यादा चिंता इस बात की है कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और होमोफीलिया के मरीजों को बिना रिप्लेसमेंट के ब्लड देने की व्यवस्था है। ऐसे में रिम्स में सिर्फ 3 दिन का ब्लड बचा है। सदर अस्पताल ब्लड बैंक में जहां किसी भी निगेटिव ग्रुप का ब्लड नहीं बचा है, तो पॉजिटिव ग्रुप का ब्लड भी नाम मात्र का बचा है। ब्लड डोनेट करने वाला का दिक्कत हो गया है, अभी देना नहीं चाह रहे हैं, ब्लड देने से घबरा रहे हैं आदमी लोग। कुछ डोनेट होता है, जैसे कैंप डेली हम लोग लगा रहे हैं, तो उसके अनुसार जो ब्लड आता है वो लोग अभी चल रहा है। दरअसल कोरोना काल में संक्रमण के खतरे को देखते हुए लोग ना के बराबर रक्तदान कर रहे हैं, तो दूसरी ओर ब्लड डोनेशन कैंप भी नहीं लग रहा है। नतीजा यह है कि आए दिन ब्लड बैंक खाली रहता है। रिम्स के अधीक्षक को तो लोगों को ब्लड डोनेशन की अपील करनी पड़ रही है। ये हो गया है कि बहुत से लोग जो ब्लड डोनेट करना भी चाहते हैं, उन्हें भी आशंका लगी रहती है कि जो ब्लड लेने आएंगे, जो लोग वहाँ पे रहेंगे, जिस टेबल पे मैं बैठूंगा, जिस कुर्सी पे बैठूंगा, कहीं वो भी नहीं हो। इसलिए इस प्रकार का जो डर है, हालांकि हम लोग अब काफ़ी हद तक इस काम में सक्सेसफुल रहे हैं। कोरोना काल में ब्लड डोनेशन का कहीं कोई मनाही तो है नहीं, लोग
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना ब्लड डोनेट करें और डोनेट कर, इस तरह रिम्स का भी भला होगा, समाज का भला होगा। झारखंड में गंभीर बीमारी के मरीजों की संख्या के चलते हर दिन बड़ी संख्या में खून की कमी होती है। ऐसे में न्यूज 18 की अपील है कि रक्तदान करें और जरूरतमंदों की जान बचाएं। रांची से न्यूज 18 के लिए उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में बस एसोसिएशन ने राज्य सरकार के केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक राहत देने की मांग की है। एसोसिएशन के मुताबिक कई राज्य सरकारों ने भारत सरकार के गाइडलाइंस के तहत ट्रांसपोर्ट सेक्टर को काफी राहत पहुंचाई है, लेकिन झारखंड सरकार इसे लेकर उदासीन रवैया अपना रही है। झारखंड बस ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह ने झारखंड में 31 जुलाई तक बसों का परिचालन बंद रहने की बात कही। हम लोगों का फर्स्ट मुद्दा है कर टैक्स। तो टैक्स में है कहा कि यदि गाड़ी का परिचालन होगा तो सरकार टैक्स लेगा। ये हमारे अधिनियम में है, हमारे कानून में है। हमारे झारखंड सरकार ने इस पर हम लोगों को अभी तक कोई राहत नहीं दिया। इंश्योरेंस का है, इंश्योरेंस का हम लोगों का चूँकि एक बस मालिक को 10,000 लगभग मंथली पड़ता है, लाख रुपया के आसपास, लाख रुपया से ऊपर भी हम लोग देते हैं सालाना। उसी तरह से हम लोग उसमें भी राहत का गुंजाइश किए कि झारखंड गवर्नमेंट लिखे, हम लोगों का लिखे कि इसमें भी राहत मिलनी चाहिए। ये भी नहीं मिला। हम लोगों का 6 महीना का भारत सरकार ने EMI को आगे बढ़ा दिया, उसका इंटरेस्ट भी मांगा जा रहा है। जब आगे बढ़ गया तो फिर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कैसा। और अगली खबर हजारीबाग के बरही से, जहां साइबर अपराधियों ने एक बार फिर झांसा देकर एक महिला से 2 दिन के भीतर 2,16,700 रुपए की ठगी की है। पीड़ित के मुताबिक गुरुवार को उनके मोबाइल नंबर पर एक कॉल आया जिसमें लकी ड्रॉ में कार विजेता होने का झांसा देते हुए पैसे की ठगी कर ली गई। धीरे धीरे करते हुए शातिरों ने 2,16,000 की ठगी की और इसके बाद पीड़ित ने थाने में FIR दर्ज कराई है। शिकायत के बाद मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। छत पे चल गया और छत पे जाने के बाद उसका दिमाग में एक ही बात चला कि पैसा अगर हम मतलब पेमेंट मंगवाएंगे तो 12,60,000 रुपया रहेगा। अरे मांगेगा पैसा बहुत ज़्यादा तो 30,000, 20,000, 16,000 का तो बात ही है, तो इतना हम दे देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। उसके बाद वो जैसे जैसे मांगते गया वैसे वैसे ही देते गया और इसमें फिर हम लोग जान ही नहीं पाए। और देवघर पुलिस ने साइबर अपराधियों के एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। पुलिस ने मोहनपुर और मधुपुर थाना क्षेत्र से 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनमें एक बाल अभियुक्त भी शामिल है। UPI और ई-वॉलेट के कस्टमर केयर के जरिए लोगों को अपने झांसे में लेकर ये लोगों के खाते से पैसे उड़ाते थे। पकड़े गए साइबर अपराधियों में से एक आरोपी ICICI बैंक के 1 करोड़ से अधिक के हुए फ्रॉड में शामिल था। पुलिस ने इसके पास से कैश के साथ मोबाइल फोन, ATM कार्ड, पासबुक भी जब्त किया है। सूचना मिली थी कि साइबर अपराधियों द्वारा कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव बन के लोगों को फ़ोन किया जा रहा है और उनके अकाउंट से पैसे निकाल के UPI और ई-वॉलेट के माध्यम से डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो उसमें एक साइबर थाना की रेड टीम का गठन किया गया जिसने मोहनपुर तथा मधुपुर थाना क्षेत्रों में रेड मारी और वहाँ कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक बाल अभियुक्त है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन महज फाइन के अलावा हुआ कुछ नहीं। रांची निगम ने इसे लेकर सार्वजनिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बातें पिछले साल कही जरूर थीं, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। सरकार इसे लेकर अब गंभीर है। रांची नगर निगम की अपील के बाद भी लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर जागरूक नहीं हुए हैं। आम लोगों के साथ सरकारी महकमे के भी कुछ ऐसा ही हाल है। ज्यादातर सरकारी बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि जल संसाधन और स्वच्छता मंत्री ने कहा कि सरकार केवल घोषणाएं ही नहीं करती बल्कि काम भी करती है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर काफी गंभीर है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सरकार इस संबंध में दिशा निर्देश जल्द जारी करेगी। जहाँ तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात है तो ये तो आज के सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर आज लोग नहीं चेते तो हमारा जो आने वाली पीढ़ी है उनको एक एक बूंद जल पानी के लिए तरसना होगा। इसलिए ये तो लोगों को खुद से एक स्वविवेक होना चाहिए, लोगों में खुद में जागरूकता आनी चाहिए।
रांची नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में घोषणा की थी कि हर वार्ड में 5-5 सार्वजनिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगेंगे, लेकिन ये योजना भी महज कागजों तक ही सीमित रही। हालांकि रांची मेयर अब भी कहती हैं कि सार्वजनिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर निगम गंभीर है। अपनी अपनी फंड से जो अभी नागरिक सुविधा का जो राशि मिला है उसके माध्यम से वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए सबको छूट दिया है। अभी आपने देखा होगा हरमू में भी एक वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे जुगाड़ करके जहाँ से भी हो सकता है इसके लिए हम लोग का प्रयास होगा कि वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए प्रोत्साहित करना, और अगर अपने पास फंड है तो उस फंड का भी सदुपयोग करके हार्वेस्टिंग करने का काम हम लोग कर रहे हैं। बहरहाल रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर पूर्व की सरकार से ही बड़ी बातें कही गई, लेकिन धरातल पर ज्यादा कुछ नजर नहीं आया। लेकिन अब सरकार बदली है और मामले को लेकर सरकार गंभीर भी दिख रही है। ऐसे में उम्मीद है कि इस योजना को अमली जामा पहनाया जा सकेगा। रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और बोकारो से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां अपराधियों ने तिरुपति ज्वेलर्स में दिन दहाड़े कल से सावन की शुरुआत होने वाली है, लेकिन कोरोना के कारण श्रावणी मेले का आयोजन नहीं होने से पूरे मंदिर परिसर में सन्नाटा है। बाबा के भक्तों को रोजाना बाबा के दर्शन हो, इसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है। अब सोशल मीडिया और कई प्लेटफॉर्म के जरिए श्रद्धालुओं को बाबा से डायरेक्ट जोड़ा जाएगा। गर्भगृह का सीधा प्रसारण होगा और इसे घर बैठे आप देख पाएंगे। तो कोरोना संकट की वजह से इस साल दुमका के बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेला नहीं हो रहा है और कोर्ट के आदेश पर फौजदारी बाबा के दरबार के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है। इसके लिए तमाम प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोगों को मंदिर में नहीं प्रवेश दिया जाएगा और ऑनलाइन पूजा दर्शन के लिए व्यवस्था किया जाना है, जो जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसी मद्देनज़र हम लोग अपने पुलिस सहयोगी और स्थानीय पदाधिकारियों के साथ, पंडागण के साथ बैठक किया। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।